Hi everyone, welcome to Samju Learning. This is Rohit Dagar. Let's start with data interpretation. बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस। इनकी डेफिनेशन से इनकी डिफरेंसेस समझ लेंगे। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन इज अबाउट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा। कैसे करना है वो अभी इस लेक्चर में आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझते हैं। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डेटा इज इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में वी आर कैलकुलेटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब जनरली जो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वहाँ पर हमें 3 ब्रॉड पैरामीटर्स पे डेटा को समझना होता है और उनको एनालाइज करना होता है, इंटरप्रेट करना होता है, और जैसा क्वेश्चन में बताया गया है वैसे आंसर निकालना होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन जनरली 3 टाइप से हम करते हैं, विच इज़ परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज। सिंपल कैलकुलेशन होती हैं। किसी का मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है, किसी का मिनिमम निकालने के लिए बोला है, इरेगुलरिटीज ढूंढने के लिए बोला है। ये सब इंटरप्रिटेशन बाद की बात है। सबसे पहले जो ऑपरेशन आपको करने के लिए बोला जाता है, कोई ग्राफ दे दिया, कोई चार्ट दे दिया, उसमें आपको कुछ नंबर्स दे दिए हैं, वहाँ पर आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोला है, नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो टुगेदर, उनकी एवरेज क्या निकल रही है, और फिर उनको कंपेयर करके इरेगुलरिटीज पूछी हैं। उसमें ये पूछा है कि मैक्सिमम किसकी परसेंटेज है, मैक्सिमम किसका रेशियो है, मिनिमम किसका है। ये ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। ये ग्राफ्स बार ग्राफ भी हो सकते हैं, लाइन ग्राफ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अभी हम देखेंगे। यहाँ पर हमें पाई चार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हमें टेबल्स बहुत देखने को मिलती हैं, और ये टेबल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को देखने में। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म में, और वहाँ से आपको परसेंटेज या एवरेज या रेशियो निकालने के लिए बोला है, और कंफ्यूजिंग हो जाता है। मल्टीपल कैलकुलेशंस, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पेपर में जनरली आपको टेबल्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई देंगे। आई होप आपको ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और टेबल्स की बेसिक डेफिनेशंस, इनकी क्या फॉर्मेशन होती है, ये पता होगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। ग्राफ्स में जनरली हम एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं टू सी द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एज दे चेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जनरली आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जहाँ पर 2 एक्सिस होते हैं। 3 डायमेंशनल भी ग्राफ्स हो सकते हैं, लेकिन जनरली हमें सी सैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैथ्स में यूपीएससी एग्जाम के अंदर 2D डायमेंशनल ग्राफ्स ही देखने को मिलेंगे, जहां पर एक आपके पास एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। 2 एक्सिस को आपको कंपेयर करना है। अब एक्स एक्सिस पे कोई एक वेरिएबल होगा, वाई एक्सिस पे कोई एक वेरिएबल होगा। मान लो एक्स एक वेरिएबल है, ये टाइम हो सकता है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, स्पीड हो सकती है। तो बेसिकली यू आर लुकिंग एट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे जैसे ये एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं। जब एक्स मूव कर रहा है और वाई भी उसी प्रोपोर्शन में मूव कर रहा है, तो हमें ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा कि एज एक्स इज मूविंग वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जब भी हम किसी एक पॉइंट पर चेक करेंगे कि वैल्यू क्या है वाई और एक्स की, तो हमें एक्स और वाई दोनों इंक्रीमेंटली मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक्स मूव कर रहा है बट वाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वाई इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये है, वाइल एक्स इज मूविंग, वाई स्टेज एट द सेम लोकेशन, कोई भी मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हो y अगर मान लो यहाँ पर 10 है, तो ये 10 कंटिन्यू होता जा रहा है, कभी भी ऊपर नहीं बढ़ रहा है ये। दिस मीन्स दैट y इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x। एक सिचुएशन ये भी बन सकती है कि व्हेन y इज इंक्रीजिंग, x में कुछ फर्क ही नहीं आ रहा है। तो अब x कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पर x में मान लो वैल्यू अगर 10 है और y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 0 से बढ़ती हुई 100 तक जा रही है, तो हमें x में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, कोई भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो वी वुड से दैट x इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y। तीसरा एक एग्जांपल हो सकता है इनवर्स वेरिएशन का, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है। अब आप सोचोगे ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं आपको ग्राफ कुछ ऐसे बना के दिखाऊं, स्लोप डाउनवर्ड्स है टुवर्ड्स x, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y देखो डिक्रीज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ते हुए 0 से 10 तक आ गई है, y की वैल्यू घटते हुए लेट्स से 100 से 10 तक आ गई है। So this means that at this point we can say that y is decreasing and x is increasing. तो ये y के लिए इनवर्स वेरिएशन हो गई है। सिमिलरली हमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्राफ कुछ ऐसे बना देते हैं, तो ये y के लिए इंक्रीमेंटल है,
विद मूवमेंट ऑफ एक्स, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट वेरिएशन ही होगा। अगर मैं प्लॉट कुछ इस तरीके से कर दूं तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है y विद इंक्रीजिंग x, तो ये हमारे लिए इन्वर्स वेरिएशन होगा। अब ज़रा मैं आपको 4 ग्राफ्स दिखाता हूँ, उनको ध्यान से देखो एंड ट्राई टू टेल मी कि इन ग्राफ्स में से वेलोसिटी विद टाइम कहाँ इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही है। 4 ग्राफ्स मैंने आपको दिखाए हैं, सब जगह एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे VEL इज बेसिकली वेलोसिटी। अब इनमें से ऐसा कौन सा ग्राफ है जहां पर आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है और द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिनको नहीं पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं आपको बेसिक हिंट दे देता हूं जिसके बेसिस पे आपको सिर्फ अपना लॉजिक अप्लाई करना है। सो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमें ये देखना है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम इंक्रीज कहाँ पर कर रहा है। पॉज द वीडियो, थिंक फॉर अ सेकेंड, उसके बाद वीडियो को वापस चालू करो और आंसर सुन लो। राइट, सो द आंसर हियर इज दैट दिस सेकेंड ग्राफ, यहाँ पर एक्सेलरेशन देखने को मिल रही है, वेलोसिटी अपॉन टाइम द एंटायर फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ लोगों ने इसको भी आंसर मार्क करने की कोशिश की होगी। ये नीचे के दो तो डिस्कार्ड आपने कर दिए होंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट ही दिख रही है लगभग टाइम के हिसाब से, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर नहीं दिख रही है। कुछ लोग बोलेंगे कि इंक्रीमेंटल हमें ग्राफ बेसिकली डायरेक्ट वेरिएशन ऊपर के दो केसेस में ही दिख रही है, तो फर्स्ट वाला केस इज ऑल्सो वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे एक्सेलरेशन की इंक्रीजिंग पोटेंशियल पूछ रहा हूँ, आप वेलोसिटी विद टाइम इंक्रीज के बारे में सोच रहे थे अगर आपने पहले वाले ऑप्शन को सही माना है। इट इज़ ट्रू दैट इन द फर्स्ट केस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, लेकिन अगर आप वेलोसिटी अपॉन टाइम एज अ होल देखो, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं प्लॉट करूं कि वेलोसिटी विद टाइम कितना इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा, लेट्स से यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वैसे वैसे हमें वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज कैसे होती हुई दिखाई दे रही है। ये 2 था, यहाँ पर 5 हो गया होगा, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, बिकॉज एक्सपोनेंशियली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इनका अगर हम फ्रैक्शन देखेंगे तो 2/2, फिर उसके बाद 5/4, फिर उसके बाद 10/6 एंड देन 20/8। ये फ्रैक्शन अगर आप देखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम जो कि एक्सेलरेशन है, ये इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। हेंस द आंसर वुड बी दिस सेकंड ग्राफ। टॉप राइट कॉर्नर में एक्सपोनेंशियली अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी वुड से दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये डेटा को इंटरप्रेट करना होता है बेसिक नॉलेज के बेसिस पे। यू हैव टू थिंक, अपने दिमाग पे जोर डालोगे, थोड़ा बहुत सोचोगे। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जहाँ पे आपको 15 मिनट बैठ के सोचना पड़े, लेकिन थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ अगर आप 30 सेकंड भी सोचोगे, यू वुड डिराइव द करेक्ट आंसर। पाई चार्ट्स में जनरली एक पिज्ज़ा जैसा सर्कुलर फॉर्मेशन आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको अलग अलग पाइज दिखाई देंगे, और इन पाइज के परसेंटेजेस दिए होंगे आपको। लेट्स से ये 20% दिया है, ये 5% दिया है। ओवरऑल पूरा सर्कुलर अगर आप परसेंटेजेस कैलकुलेट करोगे तो सभी पाइज की परसेंटेज 100% बनेंगी, ये ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 25, इधर 30 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। इवेंचुअली इफ़ यू एड अप ऑल द पाइज, पूरे सर्कुलर रेडियाई आपको 100% दिखाई देंगे। ये पाई चार्ट की फॉर्मेशन होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बट मेरा मोटिव ये है कि बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करें, ताकि अगर किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर आनी होगी वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेबल्स में आपको टैबुलर फॉर्म दिखाई देगी। यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है आपको कि ये रोज़ हैं, और जो वर्टिकल फॉर्मेशन आपको दिख रही है ये कॉलम्स हैं। कॉलम्स आपको ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, रोज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ध्यान से रोज़ और कॉलम्स के बीच के डिफरेंसेस को समझ के इंटरमिक्स मत कर लेना, आंसर ही उल्टा आ जाएगा। और एग्जामिनर जनरली इंटरमिक्स किए हुए ऑप्शंस रख देते हैं क्वेश्चंस में, जहाँ पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए और नेगेटिव मार्किंग होती चली जाए। और टेबल जो है टैबुलर फॉर्म मैंने आपको बताया बहुत ही कॉमन एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। राइट, सो अब क्या करते हैं हम, ये परसेंटेज, रेशियो और एवरेज को समझते हुए चलते हैं और धीरे धीरे ग्राफ्स, पाई चार्ट्स और टेबल्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। इन सभी में ये तीन तीन टाइप्स आएंगे। कुछ एग्जाम्पल्स से इनको सॉल्व करते हैं। देखो, जनरली हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को ऐसे परसेंटेज में लिखा जाता है कि पर्टिकुलर थिंग इज X%,
10%, 20%। और परसेंटेज में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम कुछ परसेंटेज बताते हैं वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। इफ़ वी से 10% ऑफ वॉट, ऑफ 500, ऑफ 100, ऑफ 2000, या हम कह सकते हैं x% ऑफ y। ये x और y वेरिएबल्स हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं, जनरली वैल्यूज़ दी जाती हैं एग्जाम में। x% को हम लिखेंगे x/100, और जब हम लिखते हैं कि x% ऑफ y तो हम बोलते हैं x/100 ऑफ y। ये हमारा तरीका होता है x% ऑफ y डिनोट करने का। और हमें एक टाइप ये दिखाई देता है एग्जाम में, टू फाइंड बाय हाउ मच परसेंट x इज मोर और लेस देन y। y की एक वैल्यू है, x की एक वैल्यू है। लेट्स से y इज 100, x इज 150। तो पूछा आपसे ये हुआ है कि 150 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आपसे पूछा ये हुआ है कि 150 100 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दिस केस यू वुड सिंपली से कि जो x की वैल्यू है इसमें से y की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर x ज़्यादा है y से, डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज y छोटा है और उसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है और परसेंटेज पूछी है, तो पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी मैंने आपको बताया था कि 150 100 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो यहाँ पर x हम मान लेते हैं 150 को, y हम मान लेते हैं 100 को, तो वैल्यू ऑफ x वुड बी 150 माइनस वैल्यू ऑफ y वुड बी 100 अपॉन वैल्यू ऑफ y वुड बी 100 इनटू पूरे को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? दिस वुड बी 50 न्यूमरेटर, 50 अपॉन 100 इंटू 100, दिस वुड बी 50%। 150 इज 50% मोर देन 100। अब पहले वाले में तो हमने जो देखा है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन y, ये तो हम समझ गए, तभी हमने x को बड़ा मान के y को सब्ट्रैक्ट किया था, उसमें से x माइनस वाई किया था अपॉन y। अब दूसरा केस ये हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट परसेंटेज इज x लेस देन y, कि x y से कम है और कितना परसेंटेज कम है ये आपको बताना है। तो जनरली परसेंटेज में आप नेगेटिव में नहीं बताते हो, यहाँ पर आप x माइनस वाई नहीं करोगे, y बड़ा है तो यू वुड से दैट वैल्यू ऑफ y माइनस x अपॉन द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है कि x कितना छोटा है। अगर x के रिस्पेक्ट में y के बारे में पूछा होता तो आप x को न्यूमरेटर में लेते। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा या कम पूछा हुआ है वो पिवट बनेगा और उसको आप डिनोमिनेटर में लोगे। फिर से एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू हम 50 मान लेते हैं और y की वैल्यू हम 100 मान लेते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 50 100 के रिस्पेक्ट में कितना छोटा है, कितना परसेंटेज छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 जो कि y है माइनस 50 जो कि x है डिवाइडेड बाय y, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में मैंने पूछा है कि 50 कितना छोटा है, तो यहाँ पर हम 100 कर देंगे। द आंसर वुड बी 50%। इस पूरे को हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया है, द आंसर वुड बी 50%। सो बेसिकली 50 इज 50% ऑफ 100। अब आपको समझ में आ रहा है, 50% मतलब आधा। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। फाइंड बाय हाउ मच परसेंट 100 इज मोर देन 10। 10 यहाँ पर आपका y है, 100 आपका x है, y के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो आप करोगे क्या, 100 माइनस 10 अपॉन 10, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, ध्यान रखना 10 के रिस्पेक्ट में 100 पूछा हुआ है। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, द आंसर वुड बी 900%। डिनोमिनेटर में 10 है, न्यूमरेटर में 90 हो जाएगा, तो ये 900% आएगा। आंसर वुड बी सी, 900%। फिर सिमिलर क्वेश्चन देखो, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट 10 इज लेस देन 100। अब फिर से आपका x तो 10 है और यहाँ पर 100 आपका y है, y के रिस्पेक्ट में x पूछा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 100 माइनस 10 अपॉन 100, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। द आंसर वुड बी 90 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हो गया 90%। तो यू वुड से दैट 10 इज 90% लेस देन 100। सिंपल है। अब देखो टैबुलर फॉर्म, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड इन हाउ मेनी कंट्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कार has increased by less than 5% in the year 2020 over the last year।
देखो कॉलम्स में आपको 2020 ईयर दिया हुआ है, 2019 ईयर दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा ये हुआ है कि आपको 2019 ईयर से 2020 ईयर को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉलम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोज में आपको कंट्रीज दी हुई हैं और इनकी प्रोडक्शन वैल्यू दी हुई है, जैसा कि बोला हुआ है द प्रोडक्शन ऑफ कार हैज़ इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब ये 700 जो नंबर दिया हुआ है ये प्रोडक्शन है कार्स की। इंडिया की 700 इन द ईयर 2019, यूएसए की 900 इन द ईयर 2019, चाइना की 1760 इन द ईयर 2019। इस तरीके से हम इसको पढ़ना है। सिमिलरली जापान की 1500 2019 में है और 1580 इन द ईयर 2020। तो हमेशा हम टेबल को जब पढ़ेंगे तो रो को और कॉलम को मैच करके जो वैल्यू बताई हुई है उसको हम रीड करेंगे। राइट, तो आपने टेबल समझ लिया, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। प्रोडक्शन ऑफ कार हैज़ इंक्रीज बाय लेस देन 5%। इसका मतलब 2019 से 2020 का इंक्रीज हमें सभी कंट्रीज़ के लिए कैलकुलेट करना है, और जिसका इंक्रीज 5% से कम निकल के आएगा वो हमें समझ लेने हैं कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। और उन कंट्रीज़ का काउंट पूछा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कंट्रीज़ हैं। इन 5 में से हमें बताना है 1 की, 2 की, 3 की, 4, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। कितनी कंट्रीज़ का प्रोडक्शन 2019 से 2020 तक 5% से कम इंक्रीज हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमें सभी x दिए हुए हैं और सभी y दिए हुए हैं। मैंने y लेफ्ट वाले कॉलम में क्यों बनाया है? बिकॉज हमें 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 का इंक्रीज बताना है, तो हमारे लिए डिनोमिनेटर 2019 होगा। ये ध्यान रखना है, बिकॉज आपसे पूछा ये हुआ है हैज़ इंक्रीज बाय लेस देन 5% इन द ईयर 2020। इसका मतलब 2019 हमारा बेस है। तो फिर सभी कंट्रीज़ के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम कितनी परसेंटेज निकल के आ रही है। इंडिया के लिए इट विल बी 760 माइनस 700 अपॉन 700, इसको कैलकुलेट करना है। यूएसए के लिए इट विल बी 940 माइनस 900 अपॉन 900, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर 1860 माइनस 1760 अपॉन 1760, ये हमें कैलकुलेट करना है। और फिर जापान के लिए 1580 माइनस 1500 अपॉन 1500, ये हमें कैलकुलेट करना है। फाइनली इटली के लिए 1218 माइनस 1160 अपॉन 1160। ये हमारी टोटल कैलकुलेशंस हो गई सभी कंट्रीज़ के लिए। इन सब को आप कैलकुलेट करके देखोगे परसेंटेज कितनी आ रही है। सबको आप 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको लिख के दिखाऊंगा सारी चीज़ें। सबको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू वुड फाइंड दी परसेंटेज। अब इन सबको कैलकुलेट करने पे जो फाइनल वैल्यूज़ आ रही हैं वो ये हैं 8.57% फॉर इंडिया, यूएसए के लिए 4.44%, चाइना के लिए 5.68%, उसके बाद जापान के लिए 5.33% एंड फाइनली इटली के लिए एग्जैक्टली 5%। आपसे पूछा क्या हुआ है कि लेस देन 5%। लेस देन 5% में आप इटली को काउंट नहीं करोगे बिकॉज दिस इज इक्वल टू 5%। अगर आपसे पूछा होता कि लेस देन इक्वल टू 5% कितनों में है तो आप इटली को काउंट करते, बट यहाँ पर आप सिर्फ यूएसए को काउंट करोगे। सो जस्ट वन कंट्री हैज़ लेस देन 5% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कंपेयरिंग 2020 विद 2019। ऐसे इसको कैलकुलेट करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली जो टैबुलर वाले क्वेश्चंस हैं इजी तो हैं, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, 1 से 1.5 मिनट आपको लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना चाहिए बिकॉज यहाँ पर आपको 2.5 मार्क्स फ्री के मिल रहे हैं। थोड़ा टाइम अगर कैलकुलेशन में लग जाएगा तो कहीं और कंपनसेट हो जाएगा, आप जल्दी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बट जहाँ पे आपको पता है कि 100% आपको सही करना ही करना है, वहाँ पे केयरफुली कैलकुलेशन कर लो और आगे बढ़ो। जो आपको अच्छे से आता है वो ज़रूर करना चाहिए। फिर उसके बाद रेशियो, दूसरा टाइप। रेशियो में क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग अ पार्ट टू द होल, कि एक पॉपुलेशन में गर्ल्स कितनी हैं, एक क्लासरूम में बॉयज़ कितने हैं, तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, ये रेशियो हो गया। फिर एक पार्ट को हम दूसरे पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं विद इन अ होल। फिर से वो एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़। एक क्लास के अंदर गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, उसमें हमने पूछा है कि गर्ल्स का रेशियो क्या है विद रिस्पेक्ट टू बॉयज़। तो आपको कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है। टोटल पॉपुलेशन आपको गर्ल्स प्लस बॉयज़ दिया हुआ है,
यहाँ पर आपको रेशियो जो पूछा हुआ है वो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ पूछा हुआ है। तो अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप उसको निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, गर्ल्स दिए हुए हैं, बॉयज़ आपको नहीं पता है, तो आप बॉयज़ को टी माइनस जी मान लोगे। यहाँ से गर्ल्स को इस तरफ लेके जाओगे तो टी माइनस जी हो जाएगा और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। रेशियो वुड बी गर्ल्स अपॉन टी माइनस जी। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए आपको। एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हो सकता है आपसे, टोटल एक्सपेंडिचर रेंट पे है, फूड पे है, तो रेंट और फूड का आपस में रेशियो पूछ लिया। कंपैरिजन ऑफ वन होल टू अनदर होल, कि टी की प्रोडक्शन 2013 में कितनी थी, 2012 में कितनी थी, कंपेयर करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था किस तरीके से परसेंटेज हमने निकाली थी ऑफ इंक्रीज इन सेल्स। यहाँ पर आपको रेशियो भी पूछा हो सकता था, तो आप ये 100 वाला पार्ट ओमिट कर देते। सिंपल अगर आपसे रेशियो पूछा होता कि 2020 और 2019 की प्रोडक्शन का रेशियो किसका इस पर्टिकुलर बेंचमार्क से ज़्यादा है, तो आप क्या करते कि यहाँ पे 760 अपॉन 700, 940 अपॉन 900 ऐसे करते चले जाते, और रेशियो जैसा आपको सेट पैरामीटर दिया है उससे कम ज़्यादा बताना होता तो आप कंपेयर कर लेते। तो ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो को पॉज करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप सोल्यूशन देखो। पूछा ये हुआ है कि इन सभी रेशियोज़ में से आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट ढूंढ के निकालना है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। काफ़ी स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गलतियां करेंगे। वो क्या करेंगे कि 14 अपॉन 340 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1400 को 340 इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइम बर्बाद करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत कर देंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको हाईएस्ट और लोवेस्ट पूछने के लिए बोला हुआ है, तो अगर यहाँ पर 14 अपॉन 340 है, आप कुछ भी मत सोचो, सिंपली 14 और 340 को आपस में कट करके एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। इस केस में आपके पास क्या आएगा आंसर, 7 अपॉन 170। तो आप इसको 7 अपॉन 170 करके लिख लो। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से कट करना शुरू कर दो, डेसिमल में आ रहा है लिख लो। आपको सिर्फ आंसर ढूंढना है, सही वैल्यू नहीं बतानी है। यहाँ पर आपके पास कुछ 24.25 कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप इसको लिख लो कि यार मेरा ये 1/24.2 कुछ आया था, ख़त्म। सिंपल कैलकुलेशन। ऐसी बाकियों को भी कैलकुलेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 34/602 को अगर आप लिखोगे, सो दिस वुड बी 1/17.7। फिर आप 29/571 को लिखने की कोशिश करोगे, सो दिस वुड बी 1/19.6। ये आप सिंपली कट करके ही निकाल रहे हो, कुछ भी नहीं मेहनत कर रहे हो आप इसमें। फिर 14/741 को आप निकालोगे, ये 1/18.03 या 07 कुछ आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगर आपको हाईएस्ट टोटल फ्रैक्शन देखना है, इसका मतलब ये है उसका डिनोमिनेटर लोएस्ट होना चाहिए। बस ये रूल ध्यान रखना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1/x और 1/y में कंपैरिजन आपको करना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ओवरऑल, तो मैं ये बोलूँगा अगर x सबसे छोटा है y के कंपैरिजन में तो ये ओवरऑल सबसे बड़ा होगा। अगर y बड़ा है x से तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन इस वाले से छोटा होगा। तो इस केस में हमारे पास 24 है, 18 है, 19 है, 17 है, तो 24 सबसे बड़ा है मेरे पास डिनोमिनेटर। इसका मतलब ओवरऑल जो रेशियो है ये मेरा सबसे छोटा होगा, ये मेरा सबसे छोटा है फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है ये सबसे बड़ा है। आपसे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पूछा हुआ है, तो ये हो गया हाईएस्ट, ये हो गया लोवेस्ट। आंसर वुड बी ए, 34,602 हाईएस्ट, 14,340 लोवेस्ट। फिर उसके बाद आते हैं एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एवरेज क्या होता है कि आपको मल्टीपल चीज़ों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो टोटल सम अप करके एक बड़ा सेट बना रही हैं और उसकी एवरेज पूछी हुई है। तो एवरेज इन अ ग्रुप आप ये बोल सकते हो कि सम ऑफ ऑल द आइटम्स इन अ ग्रुप, इनका हम सम कर रहे हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये हमारा एवरेज होता है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, बचपन में आपने पढ़ी भी होगी। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, बस क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल करने के तरीके आने चाहिए। फिर वेटेड एवरेज क्या होता है, वेटेड एवरेज में आपको इंडिविजुअल सबसेट्स के वेट लेने होते हैं। कैसे, अगर मैं आपको एग्जांपल ये दूं
कि हम एक पर्टिकुलर क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ को डिवाइड कर रहे हैं और उनकी हाइट्स कंपेयर करना चाहते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गर्ल्स की एवरेज हाइट लेट्स से कुछ सेंटीमीटर्स है और बॉयज़ की एवरेज हाइट कुछ और सेंटीमीटर्स है। अब मैं पूछ रहा हूँ पूरी क्लास की एवरेज हाइट क्या होगी? आपको इंडिविजुअल बच्चों की वैल्यूज़ तो नहीं दी हुई है हाइट की, तो आपका जो पहला वाला फॉर्मूला है एवरेज का वो तो फेल हो जाएगा। बिकॉज़ इसमें होगा क्या कि मैंने अगर 40 बच्चों की आपको हाइट्स बताई हुई हैं, तो आप स्टूडेंट 1 प्लस स्टूडेंट 2 इनकी हाइट्स को ऐड करते हुए जा रहे हो, टोटल डिवाइड बाय 40 स्टूडेंट्स, आपकी एवरेज हाइट निकल के आ गई। बट यहाँ पर तो वो केस ही नहीं है। मैंने आपको बोला कि 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप बॉयज़ का है, एक ग्रुप गर्ल्स का है। बॉयज़ की एवरेज हाइट आपको बता दी है, गर्ल्स की एवरेज हाइट बता दी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि जो एवरेज हाइट है ऑफ द गर्ल्स, उसको आप कंसिडर करोगे कि इसका वेट कितना है। बेसिकली जो W और H मैं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, उनकी एवरेज हाइट, प्लस W वुड बी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, उनकी एवरेज हाइट, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा आपका WG प्लस WB, या आप कह सकते हो दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या जो भी वेट आपको दिया हुआ है। ये होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज पे क्वेश्चंस कम आपको दिखाई देंगे क्योंकि इतना यूपीएससी कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। बट अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ दी हुई हैं सभी सबसेट्स की, सभी कंट्रीब्यूटर्स की, तो उन सभी वैल्यूज़ को ऐड अप करो, टोटल नंबर ऑफ सेट्स देखो आपके कितने बन रहे हैं, एवरेज आ गई। अगर इंडिविजुअल वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं सभी कंट्रीब्यूटर्स की और आपको उनके ग्रुप्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो उनके वेट आपको कंसिडर करने पड़ेंगे कि हर एक ग्रुप के अंदर कितने आइटम्स हैं, उनकी एवरेज वैल्यू क्या दी हुई है, और उस हिसाब से एवरेजेस को आप एवरेज आउट कर रहे हो। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड ओवर द पीरियड 2016 टू 2020। यहाँ पर देखो कॉलम्स आपको दिए हुए हैं 2016, 17, 18, 19, 20। यही कंपैरिजन पूछा हुआ है, ईयर आपको बता रखा है। नंबर ऑफ बैग्स एक ही रो है, यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, ये बैग्स के नंबर हैं इन दीज पर्टिकुलर ईयर्स। आपसे पूछा ये हुआ है कि एवरेज नंबर ऑफ बैग्स बताओ कि टोटल सभी सालों में कितने बैग्स बेचे गए। तो क्या आप इन ईयर को भी मल्टीप्लाई करोगे? व्हाट वुड यू डू? वेटेड एवरेज पूछी है क्या कि 2016 इंटू 1250 प्लस 2017 इंटू 1500, क्या ऐसे करोगे? द आंसर इज़ नो, ये गलती मत कर देना। आपसे ईयर सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया हुआ है ताकि आप उन वैल्यूज़ को उस रेफरेंस में समझ सको। अगर मान लो यहाँ पर 2021 में 1000 बैग्स और दिए होते और आपसे पूछा होता कि 2016 से 20 की एवरेज बतानी है, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करना, इसको तो भूल ही जाओ। बिकॉज रेफरेंस पीरियड आपको यहाँ पर ईयर जो बता रखे हैं केयरफुली ऑब्जर्व करके बढ़ना है। 2016 से 20 के बीच में जो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनकी एवरेज अगर पूछी गई है तो व्हाट विल डू कि हम 1250 प्लस 1500 प्लस 1400 प्लस 1650 प्लस 1900, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड, डिवाइडेड बाय, किस चीज़ से डिवाइड करोगे? फिर से टोटल नंबर ऑफ बैग से डिवाइड कर दोगे? ये तो आंसर गलत हो जाएगा बिकॉज उससे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर में भी आपने टोटल नंबर ऑफ बैग्स लिए हैं। आपसे रेफरेंस पीरियड जो है वो ध्यान से देखो, ईयर्स दिए हुए हैं 2016, 17, 18, 19, 20, 5 साल की एवरेज निकालने के लिए बोला है। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स वुड कम इन द डिनोमिनेटर। अगर मैं पूछता कि 2016 की एवरेज टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड एवरेज कितनी है, तो आप बोलते कि आंसर वुड बी 1250 ओनली, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड और कितने रेफरेंस पीरियड है 1 साल, तो ये एवरेज आ गई। बट मैंने आपसे 5 साल के लिए पूछा है, तो 5 साल के लिए सभी साल के आप आइटम्स को एडअप करोगे और डिनोमिनेटर में 5 रखोगे। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो आएगा 7700 डिवाइडेड बाय 5, जो कि 1540 बनता है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी कुछ क्वेश्चंस आपको वर्कशीट्स में मिलते रहेंगे, वहाँ पर आप इनको सॉल्व करते रहो, सॉल्यूशंस देखते रहो। 5-5, 7-7 क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं और एग्ज़ाम में आपको वो पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। 66 मार्क्स लाने हैं, उससे ऊपर रहना है हमें, तो हमें पैनिक नहीं होना है, बहुत आसान है। बस कैलकुलेशन में केयरफुल अप्रोच होनी चाहिए। सिली मिस्टेक यहाँ पर जनरली डुबाती है लोगों को।
राइट, सो अगले लेक्चर में ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स, इनको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।